भूत और चुड़ैलों का झरना। दो चार भूत और चुड़ैल एक झरने से आते हुए पानी में नहा रहे थे। अरे वाह, इस गरम गरम झरने वाले पानी में नहाने का अलग ही मजा है। तन बदन में आराम ही पड़ गया। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। मैं तो छप छप करूँगा। ये मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अरे बस बस बेटा, बस। दोनों भूतिया बाप बेटे जहाँ झरने में नहा रहे थे, वहीं उसकी पत्नी और बेटी चुड़ैल उसी झरने में कपड़े धो रही थी। बस जल्दी से ये कपड़े धुल जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। खाना कब दोगी? थोड़ी देर बेटा, तेरे पापा के आते ही हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। गांव के जंगल के अंदर एक झरना था जहाँ भूत और चुड़ैल बसे हुए थे। वो सब झरने के मजे ले ही रहे थे कि चुड़ैल भूत पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे कितनी देर हो गई तुमको यहाँ पर कपड़े धोते धोते, अब जल्दी हटो, मुझे भी कपड़े धोने हैं। कब्जा मत करो, ये झरना हमारा भी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ यहाँ कपड़े धोऊंगी। माया हूँ मैं, माया। ये झरना सबसे पहले मैंने ही देखा था, फिर भी तुम्हारा भूतिया परिवार यहाँ आकर बस गया। तुम्हारे पहले देखने से तुम्हारा थोड़ी हो गया। तुमसे पहले हम यहाँ आ चुके थे और ये झरना हमारा ही है। देखो, भूलो मत, ये झरना हमने पहले देखा था। अब जल्दी से यहाँ से हटो, हमें भी नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है। भूत और चुड़ैल की लड़ाई में रागिनी का पति शाशा भी आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से ऐसे बात की? छोड़ूंगा नहीं अब मैं तुझे। तो आना मुझसे लड़, आज युद्ध हो जाए। ये बोलते ही शाशा और लौकी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों हवा में उड़कर अपने अपने शक्तियों का वार एक दूसरे पर डालते हैं। दोनों अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों झरने में आकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों को बहुत चोटें आ जाती हैं और तभी शेर आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये क्या, यहाँ शेर आ रहा है? अब क्या करें? हम भूत बनकर भी उस शेर से नहीं लड़ सकते। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस शेर को मैं अकेला नहीं भगा सकता। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ कीजिए, उस शेर को भगाइए, वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ आप दोनों मिलकर इस शेर को भगा दीजिए, वरना ये नहीं जाएगा। आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है। अगर हम एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो इस शेर को भगा सकते हैं। धीमे धीमे गुर्राते हुए शेर उनके नजदीक आ जाता है। तभी दोनों भूत चिल्लाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक आवाज में कहते हैं, ठीक है, तो हम दोनों आज के बाद यहाँ एक बनकर रहेंगे और लड़ेंगे नहीं। चलो इस शेर को यहाँ से भगाते हैं। तभी दोनों भूत हवा में उड़कर अपनी शक्ति को एक कर एक चमकते हुए गोले की रोशनी उस शेर की ओर फेंकते हैं। शक्ति के लगते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद शाशा के भूतिया बच्चे ताली बजाकर कहते हैं, हाँ हाँ, हमारे भूत पापा बहुत अच्छे हैं। ये पापा भूत ने शेर को भगा दिया। पापा भूत ने शेर को भगा दिया। देखा रखा तूने, हमारे पापा कितने शक्तिशाली हैं। सच में, अगर आप दोनों एक नहीं होते तो वो शेर तो हमें खा ही जाता। कभी कभी रागिनी, मुश्किल परिस्थिति में दुश्मनों को एक होना ही पड़ता है, जो आज हो ही गया। अगर लौकी नहीं होता तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम या मैं अकेले ये कर नहीं सकते थे। इसके लिए हमें एक होना ही था। शाशा, तुमने बहुत अच्छे से ये किया। इसका मतलब हम दोनों भूतिया परिवार इस झरने के पास मिल बांट कर खुशी से रह सकते हैं, क्यों, है ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज तो यहाँ पार्टी होगी, बल्ले बल्ले। कुछ देर बाद ही चारों तरफ से झरना जगमगा रहा था। पत्थरों के आसपास मशालें चल रही थी। माया और रागिनी ने मिलकर मांसाहारी भोजन तैयार किया था और दोनों बच्चे एक बर्तन पर डंडी से बजा रहे थे और दोनों भूत झरने के बीच नहाते हुए नाच रहे थे। ये डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग 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 डिंग, ये डिंग कचिका डिंग कचिका। गर्मी आएगी जब मई में झरना साइड में पार्टी करेंगे। जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। हे डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका, हे। हाँ, जुलाई में सावन जो बरसे, दिल तुझसे लिपटने को तरसे, ऐश पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ए। ये लीजिए, अब आप दोनों झरने में डांस करते रहेंगे या यहाँ करारा मस्त कोष्ट भी खाएंगे? अरे आ रहे हैं। इतने दिनों बाद जो पार्टी करने का मजा आया है, बड़ा ही मजेदार है। हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह रात भर दोनों भूतिया परिवार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूत झरने से पानी पी रहा था कि उसे किसी इंसान की आहट सुनाई दी, जिससे वह कान लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रागिनी कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे दबे पाँव? मुझे लगता है कि कोई इंसान इस झरने की ओर आ रहा है। मुझे इसकी आहट भी सुनाई दी और उसकी महक भी आ रही है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी उस इंसान की खुशबू आ रही है।
लगता है उसका खून बहुत ही मीठा होगा। अगर ऐसा है तो आज रात हम सब यही खाएंगे। तो आओ उसे लेने चलते हैं। जहाँ दोनों पति पत्नी उस इंसान को ढूंढते हुए उसके करीब जा रहे थे, वहीं वह लड़का भी झरने की आवाज सुनकर उसी ओर आ रहा था कि तभी चुड़ैल और भूत उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भूत, अरे मैया, मैं जंगल में क्यों आ गया? अरे भागो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आज तो हम तुम्हें भून कर खाएंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का कुछ और कहता, इतने में भूत और चुड़ैल उसे मिलकर मार देते हैं और उठाकर उसे रात में एक आग में भूनकर अपने बच्चों के साथ खाने लगते हैं। दोनों भूतिया परिवार ऐसे ही करते हैं। यदि कोई भी उनके झरने के करीब आता तो वह उन्हें मारकर खा जाया करते थे। एक दिन रागिनी और माया झरने के पास कपड़े धोते हुए लड़ने लगती है। अरे कितनी देर से बोल रही हूँ रागिनी, तुम्हें उधर आ जाओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे भी कपड़े धोने की जगह दो। तुम ही उधर आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत जगह है, फिर भी तुम मुझे जगह नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा पाँव फिसल रहा है। इस पत्थर से तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी। नहीं, तुम हटोगी। नहीं तुम। नहीं तुम। देखो इस झरने पर कब्जा हमारा है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हमने इससे पहले से देखा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम यहाँ से हटो। मैं और मेरे पति बच्चे यहाँ पर पहले आए थे, ये झरना हमारा है तो इस पर कब्जा भी हमारा ही रहेगा। दोनों चुड़ैलें लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कपड़े छोड़कर एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी दोनों बच्चे दोनों के पतियों को बुलाकर ले आते हैं। पापा, मम्मी और वो चुड़ैल आंटी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, जल्दी चलिए। क्या हम आदमी एक होकर दोस्त बन जाते हैं, पर ये चुड़ैलें कभी एक नहीं हो सकती। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भूत वहां पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों चुड़ैलें हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से आतिशबाजी कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों भूत अपनी चुड़ैल पत्नियों को अलग कर पाएंगे या वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या दोनों भूतिया परिवार में से कोई एक झरने पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए अगले दिलचस्प भाग का इंतजार करें। भूतिया डोली और अर्थी का मिलन। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं होता। रात के सन्नाटे में ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। आसमान में भी चारों तरफ काले बादल घिरे होते हैं। ऐसी काली रात में एक भूतिया डोली गांव से निकलकर जा रही होती है, जिसमें एक बहुत भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह डोली में बैठी हुई एक गाना गाती है। मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूँ। चुड़ैल गाना गाकर अपने प्रेमी को याद करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की भूतिया डोली गांव की पुलिया के पास आकर रुकती है, पुलिया के एक किनारे चुड़ैल की डोली होती है तो दूसरी तरफ पुलिया के किनारे एक अर्थी खड़ी होती है। उस अर्थी के ऊपर एक लड़का मरा हुआ लेटा होता है, जिसके अंदर से आत्मा निकलती है और वह एक गाना गाने लगती है। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा नहीं वो हासिल हो गए, चाहूँ और क्या कि खुदा दे अब मुझे। भूत के गाने को सुनते ही चुड़ैल अपनी डोली से निकलकर बाहर खड़ी होती है और पुलिया के दूसरे किनारे पर उस अर्थी से निकले भूत की आत्मा को देखकर रोने लगती है। जिसके बाद चुड़ैल रोते हुए कहती है, प्रियतम, क्या ये सच में तुम हो? हाँ प्रियतम, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा आशिक। देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, क्या इस दुनिया में ऐसा अजूबा भी हो सकता है? जब मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ हो सकता है। पुलिया के एक किनारे से चुड़ैल चलकर आ रही होती है तो दूसरे किनारे से भूत चलकर आ रहा होता है। देखते ही देखते दोनों पुलिया के बीचों बीच खड़े होकर मिलते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों ही रोने लगते हैं। इस दुनिया वालों ने हम दोनों को मिलने नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाले का रहम देखो, हम दोनों मरने के बाद भी मिले हैं। हाँ, भगवान ने हमें मिला दिया। अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और ये दुनिया हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। एक तरफ से किनारे से भूतिया डोली में से चुड़ैल निकल कर आती है तो दूसरी तरफ एक अर्थी से एक लड़के की आत्मा। आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह दोनों मरने के बाद मिले? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रतापगढ़ के गांव में एक भानु प्रताप नाम का आदमी रहता था। भानु प्रताप राजा महाराजाओं की पीढ़ी से चलता आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव में भानु प्रताप का अच्छा खासा दबदबा था। उसकी आवाज के आगे गांव के किसी भी आदमी की आवाज नहीं निकलती थी। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप की हवेली में मोहिनी नाम की नौकरानी खाना बनाने का काम करती थी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के सभी लोगों की नजर उसके ऊपर थी, लेकिन भानु प्रताप उसे एक बेटी की तरह मानता था। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप का सिर्फ इकलौता बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग आज ही अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। हेलो डैड, कैसे हो आप?
काफी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप आज भी पहले की ही तरह जवान हो। अरे बेटा, जब इस उम्र में अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाऊंगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा और तुम 1 घंटा लेट कैसे आए हो? अरे डैड, मेरी फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे लिए मेरी पसंद का कुछ बनवाया है या नहीं? मेरा बेटा विदेश से आए और मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना ना बनवाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे मोहिनी, बेटा जरा खाने की टेबल पर खाना लगा दो। रसोई में से मोहिनी आवाज लगाती है, जी साहब, केवल 10 मिनट में खाने की टेबल तैयार हो जाएगी। अनुराग अपने डैड भानु प्रताप से बातें करते करते कुछ ही देर में खाने की टेबल पर पहुंच जाता है, जहां खाने की टेबल पर अनुराग के पसंद की सभी चीजें मौजूद होती हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है और खाना शुरू करता है। खाना खाते खाते वो कहता है, लाजवाब, इस खाने का स्वाद तो हाँ बिल्कुल अलग है। जिसने इसको बनाया है उसने मेरी पसंद की डिशेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। आहा, आखिर ये सब किसने बनाया है? तभी भानु प्रताप मोहिनी को बुलाता है। मोहिनी जैसे ही अनुराग के सामने आती है, अनुराग उसे अपनी निगाहें भरकर देखता रह जाता है। तभी उसके मुंह से कुछ निकलता है, क्या खूबसूरती है। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं डैड, अब पता चला कि इस खाने के अंदर इतनी अलग बात क्यों है, क्योंकि इसे बनाने वाला ही सबसे हटके है। अनुराग को मोहिनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसके हाथों का बना हुआ खाना खाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे अनुराग हमेशा मोहिनी के करीब आने की कोशिश करता, लेकिन मोहिनी उसे अपने करीब आने नहीं देती। एक दिन मोहिनी खाना बनाकर शाम के वक्त अपने घर की तरफ लौट रही होती है। उसी समय अनुराग उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह जंगल तक पहुँच जाता है। जंगल में उसे कोई नहीं दिखता, जिसका फायदा उठाकर वह मोहिनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जितने भी करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे दूर भागती हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? अनुराग की बात सुनकर मोहिनी परेशान हो जाती है और कहती है, छोटे ठाकुर जी, मैं आपको नापसंद करने वाली होती ही कौन हूँ? अरे आप तो ठाकुर साहब के बेटे हो, आपको नापसंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, आपका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आपको कभी अपने करीब नहीं आने देती। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। गरीब अमीर कुछ नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? मोहिनी कई बार अनुराग को इनकार करती है, लेकिन अनुराग उसे मना लेता है। देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। इस बात की खबर भानु प्रताप का चमचा उसे जाकर दे देता है। ठाकुर साहब, आपके घर खाना बनाने वाली लड़की आपके बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है और आपको इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। क्या कहा? मोहिनी मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डाल रही है? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्हें छुप छुप कर मिलते हुए। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात कि ये मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डालेगी? इसे तो मैं जीने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही भानु प्रताप बहुत गुस्से में आ जाता है। एक तरफ भानु प्रताप मोहिनी को मारने के लिए बंदूक उठाकर घर से निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपने पिता भानु प्रताप से छुपकर मोहिनी से शादी करने के लिए उसे डोली में बिठाकर मंदिर में ले जाता है। लेकिन तभी भानु प्रताप उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है, मेरे जीते जी ये लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मोहिनी के बिना नहीं जी सकता। नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। इतना कहते ही भानु प्रताप मोहिनी को डोली से बाहर निकालता है और उसको गोली मार देता है। मोहिनी वहीं मर जाती है, जिसके बाद भानु प्रताप अपने बेटे को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या किया? पिताजी, दरवाजा खोलो। पिताजी, उसको तो तुमने मार दिया, अब मुझे भी मार दो। अनुराग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता, जिसके बाद अनुराग कमरे में ही फांसी लगाकर मर जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु प्रताप अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा था, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। भानु प्रताप को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अर्थी लेकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह शमशान घाट पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय चुड़ैल मोहिनी की भूतिया डोली पहुंच जाती है, जिसके बाद वह सबसे पहले अनुराग के पिता भानु प्रताप को मारती है और साथ ही साथ अर्थी में मौजूद सभी लोगों को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल भूत के साथ वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। 3 चुड़ैल बहनें। छोड़ दे, वही तो, छोड़ दे, इस पैटीज पर नजर पहले मेरी पड़ी थी, मगर निशाना पहले मैंने साधा था। हटो तुम दोनों, क्योंकि इसे मेरी उंगलियों ने चारों तरफ से घेर रखा है और हमारी उंगलियों ने तुम्हारी उंगलियों को चारों ओर से घेर लिया है। एक पैटीज के पीछे तीनों कुत्ते बिल्ली के जैसे क्यों लड़े जा रही हो? इससे बेहतर बंटवारा करके आपस में खा लो। मगर माँ, ये पैटीज पिताजी मेरे लिए लाए थे, इसे तो मैं ही खाऊंगी। विधि की बच्ची, अगर तू पापा की परी है तो मैं भी माँ की मगरमच्छ हूँ।
ये पैटीज तो मेरे ही पेट में जाएगा। तीनों के बीच पैटीज के पीछे का वाद विवाद भीषण महाभारत में बदल जाता है। तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट पर उतारू हो जाती हैं, जिसे देख तान्या थसकरी मारकर माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, कैसी झगड़ालू बिटिया जनी है मैंने। एक पल भी तीनों के बीच पटरी नहीं बैठती, जाने जब देखो घर को अखाड़ा बनाती रहती है। अरे तुम तीनों के महाभारत के कारण बेचारे पैटीज का भरता बन गया, अब बस करो। तेजसपुर गांव में रहने वाली तान्या की 3 बेटियां थीं। तीनों की उम्र में 2-2 वर्ष का अंतराल था। जहां विधि 16 बरस की थी, वहीं परिधि 14 की तो निधि 12 बरस की थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस रोज तीनों के बीच घमासान युद्ध न छिड़ता हो। वो हमेशा खाने की मेज को महाभारत का मैदान बनाती थी। समय गुजर रहा था। एक सुबह मेरे तीनों अनमोल रतन टिफिन तैयार कर दिया है, मन लगाकर पढ़ना, अलविदा। तीनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। तभी नन्ही निधि विधि छेड़ती है, अरे ओ विधि परिधि, ये कछुए की धीमी चाल चलना छोड़कर जरा तेज गति कर ले, वरना स्कूल मास्टर आज फिर तुम दोनों के गुर्दे छील देंगे। चुप कर, इस बित्ते भर की ततैया के बोल बच्चन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेटा कायदे में रह लो, वरना खोपड़ी खिसक गई तो 2 गज जमीन में गाड़ दूंगी। मैं तेरी इन खोखली धमकी से नहीं डरती, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। विधि ये निधि तुझे ललकार रही है, तुझे तू इस बात पर अब कर इसका बाल बाका। बेटा ज्यादा बकैती ना करो, वरना हम साथ मिलकर तुम्हारे सर की हरियाली निचवाकर सजनी से गजनी बना देंगे। विधि और निधि की खिल्ली उड़ाता देख परिधि उनके सिर पर मुक्का मारकर कहती है, बहुत बत्ती सी निकल रही थी। दोनों गुस्से में बौखलाकर परिधि पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाती हैं और तीनों लड़ते हुए सड़क के बीचों बीच आ जाती हैं कि एक क्रेन उन तीनों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। उसी पल तीनों की आत्मा भयानक चुड़ैल के वेश में उनके शरीर को भेदते हुए बाहर आती है और वो तीनों हवा में उड़ने लगती हैं। अरे ये क्या है, हम तीनों फर्श से अर्श पर कैसे आ गए? लगता है हम तीनों के अंदर फ्लाइंग जय बन गई है। चलो दौड़ाकर घर चलते हैं। तीनों चुड़ैल बहनें तेज तूफान को चीरती हुई घर का रुख करती हैं, जहां तान्या कहती है, इतनी सांझ हो गई, जाने मेरी बिटिया कहाँ रह गई है? माँ हम ये रही, देखो माँ, लगता है माँ हमारे संग खेल खेल रही है। जैसे ही तीनों चुड़ैल तान्या के स्पर्श करने की कोशिश करती हैं, वो आर पार हो जाती है, जिसे देख वो भौचक्की रह जाती है। अरे हम तीनों माँ के आर पार कैसे आए? कहीं हम तीनों पारदर्शी तो नहीं हो गए? अचानक गांव में रहने वाला हरिया हांफते हुए आकर तान्या से कहता है, अरे भौजाई गजब हुई गवाह। अरे क्या ही हो गया हरिया? अरे गांव की सड़क पर आपकी तीनों बेटियों की लावारिश लाश पड़ी है। ये सुनते ही तीनों चुड़ैलों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने शव को देखकर तीनों चुड़ैल स्तब्ध रह जाती है, जिसके बाद वो गांव के जंगल को ही अपना बसेरा बना लेती है। आधी रात तीनों चुड़ैल पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर कहती है, तुम दोनों की नादानी के चलते आज मैं इस बंजर बरगद पर टंगी हुई हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सड़क पर भिड़न तुम्हारे बीच हुई थी। आज मैं सिर्फ तुम दोनों चिमिड़की चुड़ैल के चलते भूतनी बनकर इस जंगल में भटक रही हूँ। सारी गलती सरासर इस बित्ते भर की ततैया की है। ना ये मुझे छेड़ती, ना मैं इससे भिड़ती। मुझ नन्ही सी जान को परेशान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तीनों चुड़ैल लड़ते हुए देर रात सो जाती हैं। देखते ही देखते तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख के मारे मेरे पेट में मरे हुए चूहों ने कबड़ी मचा रखी है। मुझे भी जोरों की भूख लगी है, मगर हम अभी बाहर नहीं जा सकते, वरना दिन की धूप हमें सीधे जहन्नुम पहुंचा देगी। जन्नत तो हम जाने से रहे। थोड़ी ही देर में रात का घनघोर अंधेरा घिर आता है और चमगादड़ों की सेना आकाश में जोर शोर से सिसयाना शुरू करती है। तभी अंतिम चुड़ैल नाक सिकोड़ते हुए कहती है, मुझे किसी इंसान की बू आ रही है, चलो साथ मिलकर शिकार करते हैं। हाँ चलो। तीनों चुड़ैल हवा में हाथ फैलाए हुए जंगल से बाहर आती हैं, जहां कोसों दूर से आता हरिया साइकिल पर सवार गाते हुए आगे की ओर अग्रसर होता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तीनों चुड़ैल कहती हैं, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, तेरी तमन्ना में रहता है बार बार। चुड़ैल को देख हरिया खौफ के मारे सर से पांव तक पसीने में सराबोर हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी होने के साथ उसकी अंतड़ियां सूख रही थी। चुड़ैल, अरे दादा बचाओ, अरे बचाओ रे कानू, अरे बचाओ रे कानू, ये तीनों चुड़ैल कितनी भयानक बंदी है। तूने हमारी बुराई की, अब तू मरेगा। गुस्से में बौखलाई तीनों चुड़ैल उसे मारकर घसीटते हुए जंगल आती हैं, जहां परिधि चुड़ैल हाथ मलते हुए कहती है, मैं तो इसका कलेजा खाऊंगी। मेरी जुबान से तो लार टपक रही है, मैं तो इसके खून का रक्तपान करूंगी। ये मन की मिठाई तुम्हारे मुंह तक नहीं जाएगी, ये शिकार सिर्फ मेरी खुराक बनेगा। ऐसे कैसे? इसे पकड़ने में हमने तुम्हारा बराबर भरसक सहयोग किया है, काली पीली खोपड़ी मत खिसकाओ। तीनों चुड़ैलों के बीच शिकार को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है। उनके आतंक से पूरा जंगल बेडौल हो जाता है।
ऐसे ही हर एक रात चुड़ैल लोगों को मारकर शिकार साधती थी। देखते ही देखते ये खबर गांव में सनसनीखेज हो गई। सभी सरपंच की सभा में उपस्थित होते हैं। अरे देखते ही देखते आधा गांव सफाचट हो गया। जाने कौन कर रहा है ये सब? सरपंच जी, ये सारा ब्यूचक्र तान्या की 3 चुड़ैल बेटियों का है। सच क्या है ये तो अब पुरोहित जी से पता चलेगा। सभी जन पुरोहित के पास आकर सारा मामला बताते हैं, जिसके पश्चात पुरोहित जी अंतर्ध्यान होकर कहते हैं, सत्य है, ये अतृप्त आत्मा उन तीनों चुड़ैल बहनों की है। पुरोहित जी, इन चुड़ैल बहनों से बचने का कोई तो समाधान होगा। समाधान तो है। आज पूर्णिमा की रात है, चांद की चमक अपनी चरम सीमा पर होगी। उस समय मैं यज्ञ करके उन चुड़ैलों को आमंत्रण दूंगा। पूरा गांव यज्ञ की तैयारियों में जुट जाता है। यज्ञ की आहुति के साथ तीनों चुड़ैल वहां उपस्थित होती हैं। क्यों बुलाया है? पुरोहित, बंद कर ये यज्ञ, वरना एक ही पे में मैं तुझे पाताल लोक पहुंचा दूंगी। बंद करो ये बकैती चिमिर की चुड़ैल, तू इस पहलवान पुरोहित को हिला भी नहीं सकती। अरे ओ चुड़ैल, बंद कर अपना सड़ा मुंह, बातों से ज्यादा तो बू निकल रही है तुझ में से। अरे विधि चाहे तो अपने मुंह से ही बंदा बेहोश कर दे। तीनों चुड़ैल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। तभी तान्या रोते हुए कहती है, अरे अब तो झगड़ना बंद कर दो। इसी लड़ाई झगड़े के कारण तुम तीनों स्वर्ग से धार गई। देखा तुम दोनों चुड़ैल ने माँ को रुलाया। अरे अब तो एकजुट हो जाओ, मर कर भी मार काट कर रही हो। झगड़े से जिंदगी नहीं चलती, सुलह के साथ रहना सीखो। अगर एक मिजाज गर्म है तो दूजा नर्म रह सकता है। तान्या को बिलक बिलक कर रोता देख तीनों चुड़ैल बहनों की आंखों में खून के आंसू बरसने लगते हैं। माँ, हमें माफ कर दो। अब हम समझ गई हैं कि लड़ाई झगड़े जीवन का जुड़ाव है। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं। आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। अलविदा माँ, अपना ख्याल रखना। तीनों चुड़ैल जिंदगी की सच्चाई का सबक पाकर सदा के लिए तेजसपुर गांव और जंगल से ओझल हो जाती है। बांझ बहू का नसीब। भगवती देवी जैसे ही अपने कमरे के भीतर से निकलती है तो वृंदा कहती है, क्या बात है सासू माँ, आज इतनी साज सज्जा, आप कहीं बाहर जा रही हैं? इस पर भगवती देवी बुरा बेबाक मुंह बनाकर वृंदा के बाल पकड़कर उस पर बांझपन के तानों की बौछार करते हुए कहती है, बेड़ा गर को इस बांझ का। क्योरी बांझ पाखेरू, बिना मनहूस जुबान चलाए तुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छे खासे काम में भी बाधा डालना तो तुझ बांझन की पुरानी आदत है। शोरगुल सुनकर वहां भगवती देवी का बेटा कौशल आता है। क्या बात है माँ, ये शोर शराबा कैसा है? क्या बताऊं कौशल बेटा, मैं कमला की बहू बिपाशा की गोद भराई में जा रही थी। उतने में ये बांझ बला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी सास के बुरे ताने बंद भी नहीं हुए थे कि कौशल भी वृंदा को बुरी बातें सुनाना शुरू कर देता है। अरे ये बांझ हमारे घर के लिए कलंक बन गई है। इसका चेहरा देखकर बनता काम भी बिगड़ जाता है। 10 साल हो गई शादी को, मगर एक बच्चा तक न दे सकी। दफ्तर में मैनेजर से लेकर कलीग साथ मिलकर मेरा मजाक बनाते हैं, पूछते रहते हैं कब बनेगा बाप। अरे इसके बाद की आई सभी की बहुएं बच्चा जन चुकी है, मगर इस बांझ की बला से हमारा ही घर सालों से सूना है। माँ जी, मेरे नसीब में माँ बनने का सुख भोगना नहीं लिखा तो इसमें मेरा क्या दोष? आप दोनों भली भांति जानते हो कि कमी केवल मुझ में ही नहीं, कौशल जी में भी मौजूद है। ये सुनकर कौशल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। कमीनी, तू कहना क्या चाहती है कि मेरी मर्दानगी में कमी होने के कारण मैं बाप नहीं बन पा रहा? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। कौशल अपने बेड से वृंदा को खूब मारता पीटता है। उसके लाख करहाने पर भी भगवती आगे बढ़कर उसे बचाने के बजाय अपने मुंह से अंगारे बरसते हुए कहती है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। वृंदा के लिए ये सब सहना पहली बार नहीं था, बल्कि ये अत्याचार बरसों से चला आ रहा था। वो बांझपन के कारण कभी पति के हाथों पिटती तो कभी सास का सताव सहती। समय गुजर रहा था। एक सांझ घर का टेलीफोन बजता है। वृंदा जैसे ही फोन उठाती है तो उसे दुखद समाचार सुनने को मिलता है। देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर माथुर बात कर रहा हूँ। आपकी रिश्तेदार मिसेस बानी बुरी हालत में है, इस अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर वृंदा के हाथ से फोन छूट जाता है और भगवती कहती है, अरे मेरी मनहूस बहू, यूं अचानक स्तब्ध क्यों हो गई? कौन था फोन पर? बकेगी भी। माँ जी, बानी जी अस्पताल में भर्ती है, हमें फौरन वहाँ पहुँचना होगा। सभी दौड़ते भागते हुए अस्पताल आते हैं, जहां आईसीयू बिछोने पर पड़ी बानी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? माँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं।
वृंदा भाभी, जल्दी से यहाँ आओ। वृंदा उसके पास आकर कहती है, बानी जीजी फिक्र मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इन बातों का कोई फायदा नहीं भाभी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने बेटे गोपाल की जिम्मेवारी आपको सौंप रही हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखना। वादा करो भाभी। हाँ जीजी, मैं वादा करती हूँ। अगले ही पल बानी वृंदा को वचनबद्ध करके दम तोड़ देती है। वृंदा गोपाल को गोद में थामे घर आती है, जहाँ भगवती कहती है, अरे ओ बांझ बला, किसने कहा था तुझे अस्पताल में अपनी मनहूस जुबान चलाने को? मैं मेरी बेटी की आखिरी निशानी को तुझ बांझिन के भरोसे नहीं सौंप सकती। अरे जिसकी खुद की गोद बरसों से सूनी है, क्या पता उसके आंचल की छांव इस दुध मुहे बच्चे के लिए अभिशाप बन जाए और कहीं इसकी बिना सांसें छिन जाएं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मरते वक्त मैंने बानी जीजी को वादा किया था कि गोपाल का ख्याल रखूंगी। मुझे माँ बनकर इसे पालने का एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुझ बांझ को अगले 1 महीने का मौका देती हूँ। वृंदा घर का कामकाज निपटाकर जैसे ही सोने चलती है, 6 माह का गोपाल जोर शोर के साथ रोना शुरू कर देता है। वृंदा उसे गोद में उठाकर चुप कराती है। ना मुन्ना ना रो, चुप हो जा, मेरा राज दुलारा चुप हो जा। वृंदा की लाख कोशिशों के बावजूद भी गोपाल चुप होने की बजाय सिसकियां पकड़ लेता है। इस पर कौशल और भगवती भी जाग उठते हैं। अरे क्यों रुला रही है मेरे नाती को? बच्चा जना होता तब तो अता पता होता कि बच्चा कैसे चुप होगा, बांझ बला कहीं की। इसके बाद कौशल और भगवती भी बारी बारी से गोपाल को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तभी वृंदा गोपाल के प्यास को भांप कर कहती है, शायद गोपाल प्यासा है। अरे बौरा गई हो क्या? 6 महीने का बच्चा भला पानी कब से मांगने लगा? माँ जी, गोपाल 6 महीने का पड़ाव पार कर चुका है। मैंने अस्पताल के चार्ट में पढ़ा था कि 6 माह के बच्चे को दुग्ध पान के साथ जलपान कराना भी जरूरी है। वृंदा जैसे ही गोपाल को प्यार से पुचकारते हुए पानी पिलाती है, गोपाल उसी पल छिन सो जाता है और वृंदा कहती है, देखा माँ जी? अरे हाँ, अब अपनी इस बात का बखान करना बंद कर। भूल मत, तू बांझ है, बड़ा ही कोई तीर नहीं मार लिया। गुजरते हर एक दिन के साथ 1 सप्ताह का पड़ाव पार हो जाता है, जिसके साथ गोपाल के प्रति वृंदा का लगाव माँ से बढ़कर हो जाता है। वो प्रत्येक रात गोपाल के जागने के कारक उसके संग रात जगा करती है और सूर्यास्त से पहले उठकर घर का कामकाज किया करती। काम से फुर्सत पाते ही वृंदा गोपाल के साथ समय बिताया करती थी। अब माँ अपने गोपाल की पहले मालिश करेंगी, फिर उसको नहाई नहाई कराएंगी। भगवती बाहर खड़ी खिड़की से झांकते हुए कहती है, इसके गोदी में गोपाल कितने सुकून में दिख रहा है। अभी तो गोपाल की माँ बनकर सेवा सहाय करते सप्ताह भर ही बीता है और इतने में ही मेरी ये बांझ बहू सूखकर कांटा हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक रोज गोपाल की तबीयत पर बन आती है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए, माँ का दूध मुहैया न होने की वजह से बच्चे को अंदरूनी कमजोरी है। आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। जैसे ही वृंदा गोपाल को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, भगवती भड़कते हुए कहती है, दूर कर अपने इस मनहूस हाथों को। तुझ बांझ के साय से ही आज गोपाल का ये हश्र हुआ है। बांझिन ममता की झूठी आड़ में तू मेरे गोपाल को मारना चाहती है। सभी घर आते हैं, मगर गोपाल चुप होने का नाम नहीं लेता। पर जैसे ही वृंदा उसे अपनी गोदी में लेती है, गोपाल आंखें मूंदकर सुकून से सो जाता है। निस दिन वृंदा गोपाल की सेहत के लिए हर एक तप व्रत करती है। ऐसा कोई मंदिर और मूर्त नहीं बचा था जिसे उस बांझ बहू ने पूजा न था। शायद उसका फल था कि गोपाल आज एकदम स्वस्थ हो गया। अब गोपाल एकदम फिट एंड फाइन है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मुझे नहीं, इसकी माँ को कहिए माताजी। बहू, माँ होकर भी मैं तेरी ममता को देख ना सकी। हमेशा तुझे बांझ का बुरा ताना देकर तेरे मन को भेदती रही, मगर ये भूल गई कि पालने वाले का दर्जा जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होता है। देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया, मगर कहलाते तो कान्हा यशोदा नंदन ही है। हाँ वृंदा, अगर बानी भी जिंदा होती तो वो भी गोपाल का इस कदर ध्यान न रख पाती। माँ जी, कौशल जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज आपका नजरिया बदल गया। अब मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिट गया। वृंदा ने भले गोपाल को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर गोपाल के प्रति उसका प्यार परवान चढ़ता देख भगवती को ये एहसास हो ही गया कि कभी कभी खून के रिश्ते भी दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं।
3 गरीब बेटियों की जादुई गुड़िया। लीला मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मुझे तो अपनी तीनों बेटियों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी आत्मा को तो शांति भी नहीं मिल पाएगी। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भगवान के लिए चुप हो जाओ। आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ हंसी खुशी इसी तरह जीते रहोगे। देखो लीला, मेरी तीनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ होता है तो उनकी परवरिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भगवान के आगे बहुत मजबूर हूँ। अजी आप चिंता मत कीजिए, भगवान आपको कुछ नहीं होने देगा। मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लीला अपने पति सुरेश की देखभाल कर रही होती है। वहीं एक कमरे में सुरेश की तीनों बेटियां अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती हैं। मेरी गुड़िया तो राजकुमारी है, राजकुमारी। मेरी गुड़िया तो शहजादी है, इसके पास एक राजा भी आएगा। मेरी गुड़िया तो एक क्वीन है, इसके जितना सुंदर कोई भी नहीं। ऐसा कहकर वे तीनों हंसने लगती हैं। कुछ ही देर में वो तीनों खेलते खेलते सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीला की आंखें खुलती हैं और वो अपने पति की तबीयत चेक करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन सुरेश रात भर में ही दम तोड़ चुका होता है, जिसके बाद लीला फूट फूट कर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अब हम लोगों का क्या होगा? लीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं उनकी तीनों बेटियां भी अपने पिता के गुजरने पर रो रही थीं। लीला भी अपनी बेटियों को देखकर रोने लगती है और अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को पालने के लिए काम शुरू कर देती है। लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते और जितने भी पैसे उसे मिलते उतने पैसों में उसका घर नहीं चल पाता। इसलिए हर रोज रात के समय वो अपने पति को याद करके रोती रहती है। एक दिन सुबह टीना, ममता और पूनम तीनों खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उनकी गुड़िया हमेशा उनके साथ ही होती है। जंगल में खेलते खेलते उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। हाय रे, मैं तो मर गई, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे सहारा देकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ाओ, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनते सुनते वो तीनों उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, अरे अम्मा जी, आपके साथ क्या हो गया? आप तो बहुत ही पीड़ा में हो। आपको बहुत गहरी चोट लगी है। ये सब आपके साथ कैसे हुआ और किसने किया? अरे तुम तीनों बच्चियां यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तुम तीनों आ ही गई हो तो मेरी मदद करो और मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुँचा दो। वो तीनों अपना सहारा देकर उस बेचारी बूढ़ी औरत को उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं आसमान में उड़ रही थी, लेकिन तभी मेरी टक्कर एक हेलीकॉप्टर से हो गई, जिसके बाद मैं नीचे आकर गिर गई और मेरी ये हालत हो गई। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ हाँ, हमें इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमारे पिताजी हमें यहाँ लेकर आया करते थे। हम आपको कुछ जड़ी बूटियों के सहारे से ठीक भी कर देंगे। तभी पूनम जड़ी बूटियां ले आती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस बूढ़ी औरत के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगा देती हैं, जिससे उस बूढ़ी औरत को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और वो उन तीनों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर उनसे कहती है, तुम तीनों बहुत अच्छी हो, तुम्हारी परवरिश भी बहुत अच्छे से की गई है। तुम्हारे माता पिता जरूर बहुत अच्छे होंगे। तुमने बिना किसी संकोच के मेरी इतनी मदद की। अब तुमने मेरी मदद की है तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा कहकर वो अपनी छड़ी घुमाती है और उन तीनों की गुड़ियाओं के ऊपर एक जादू कर देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है, देखो अब ये मामूली गुड़िया नहीं है, तुम जो भी इन गुड़ियाओं से मांगोगी ये तुम्हें दे देंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो तीनों अपनी गुड़ियाओं को लेकर अपने घर आ जाती हैं, जिसके बाद ममता कहती है, चलो एक बार उस बूढ़ी औरत का जादू देखते हैं। ए मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारे पैसे दे दे।
ममता के इतना कहते ही गुड़िया के अंदर से ढेर सारे पैसे निकल आते हैं, जिसके बाद टीना और पूनम भी अपनी गुड़िया से सोना और हीरे मांगती हैं। देखते ही देखते उनकी गुड़िया के अंदर से भी सोने और हीरे निकलकर बाहर आते हैं। ये देखते ही वो तीनों बहुत अचंभित हो जाती हैं। ये तो चमत्कार ही हो गया। मुझे नहीं पता था कि जादू जैसी भी कोई चीज होती है। तभी वहाँ उन तीनों की माँ लीला पहुँच जाती है और अपने सामने पैसा, सोना और हीरों का ढेर लगा देख उन तीनों से हैरानी से पूछती है, अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा, सोना और हीरे, ये सब कहाँ से आए? तुम तीनों ये सब कहाँ से लेकर आई हो? लीला के पूछने पर उसकी तीनों बेटियां जंगल में हुई घटना के बारे में उसे बताती हैं, जिसे सुनकर लीला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। जिसके बाद वो खुद से कहती है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। आज उसने मेरी सुन ली। ऐसा कहकर लीला पैसे, सोने और हीरों की मदद से एक अच्छा सा घर खरीदती है और अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो तीनों अपनी जादुई गुड़िया से मांग लेती। एक दिन लीला अपनी तीनों बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही तेजी से कार आती है, जिसकी टक्कर लीला से हो जाती है और लीला वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। तभी आसपास के कुछ लोग लीला को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तुरंत डॉक्टर लीला का चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद लीला की तीनों बेटियों के पास आकर उनसे कहते हैं, देखो, तुम्हारी माँ के बचने के चांस नहीं है। अगर उनकी जान बचानी है तो ऑपरेशन के लिए पूरे 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम इतना पैसा ला सकती हो तो लेकर आ जाओ। उन तीनों बहनों को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी जादुई गुड़िया निकालती हैं और उनसे कहती हैं, आज हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ऐ मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारे पैसे दे दे। मैं अपनी माँ को इस तरह मरने नहीं दे सकती। मेरी जादुई गुड़िया मुझे ढेर सारा सोना दे दे। पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए, अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। मेरी जादुई गुड़िया मुझे ढेर सारे हीरे दे दे। उन तीनों के इतना कहते ही वहाँ सोना, पैसे और हीरे के बहुत बड़े ढेर लग जाते हैं, जिसके बाद वो उन सभी को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाकर उसे दे देती हैं और उन्हें अपनी माँ का इलाज शुरू करने के लिए कहती हैं। कई घंटों तक लीला का इलाज चलता है, जिसके बाद डॉक्टर उन तीनों के पास आकर उनसे कहता है, बचने के चांस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन तुम तीनों की दुआओं ने तुम्हारी माँ को बचा लिया है। कुछ दिन बाद तुम उन्हें यहाँ से ले जा सकती हो। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं और कुछ दिन बाद अपनी माँ को वापस अपने घर ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो अपनी जादुई गुड़िया से कह देती और उन तीनों की जादुई गुड़िया उन्हें ढेर सारा सोना, पैसे और हीरे दे देती, जिसके चलते अब वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।